हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ के माध्यम से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। हमारा ऑफलाइन एसएससी जीडी बैच, दिल्ली कांस्टेबल बैच 18 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है। उससे उससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के बाद हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 1 सितंबर से करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से संबंधित है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य छात्रों में नवाचार, उत्पाद नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें 2 लेवल पर छात्रों का चयन किया जाता है। पहला है सीनियर SIH लेवल, जिसमें कॉलेज के स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन, PG या PhD वाले स्टूडेंट होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और दूसरे लेवल पर स्कूली बच्चे हैं, जिनको जूनियर SIH के ग्रुप में रखा जाता है। ये स्कूली बच्चों का चयन कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जाता है। 2023 में होने वाला ये जो आयोजन हो रहा है इसका SIH का, ये इसका 6ठा संस्करण है। अगला टॉपिक इसरो के चंद्र मिशन से संबंधित है। इसरो का जो अगला चंद्र मिशन है, उसमें इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का सहारा लेगा। तो जाक्सा और इसरो मिलकर इस मिशन को अंजाम देंगे, जिसमें जो जाक्सा का काम होगा रोवर को डेवलप करना, और इसरो का काम है लैंडर का विकास करना। जो रोवर होगा वो अपने साथ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी के उपकरण भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो इसमें जो जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल इस तरह से बन सकता है कि चंद्र मिशन में भारत ने किस अन्य देश का सहारा लिया है या किस अन्य देश की सहायता ली है, और इसमें किस किस देशों के उपकरण साथ लेकर जाएंगे। रिलायंस कंपनी से संबंधित है। रिलायंस ने युवाओं के फैशन के लिए एक नए ब्रांड युस्ता की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन रिलायंस ने हैदराबाद में स्थित सारथ सिटी मॉल से की है। अगला टॉपिक ग्रीक से संबंधित है। ग्रीक के राष्ट्रपति कैटरीना एन साकेलारोपोulou ने ग्रीक की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस से सम्मानित किया है। ऐसा कई बार हुआ है कि कई देश के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया है, तो ग्रीक भी उसमें एक शामिल हो गया है। ग्रीक के राष्ट्रपति का नाम है कैटरीना एन साकेलारोपोulou और ग्रीक की राजधानी है एथेंस। अगला टॉपिक नीरज चोपड़ा से संबंधित है। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिसका आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंकने में, जिसकी दूरी लगभग 88.17 मीटर की थी। इसी में पाकिस्तान के अरशद नदीम को सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। इसी में अगला टॉपिक है जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से संबंधित। जापान ने अपने इस परमाणु संयंत्र से अगले 30 वर्षों तक लगभग 10 लाख टन से अधिक पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ेगा। लेकिन जापान ने ये जल छोड़ने से पहले ही सुनिश्चित कर दिया है कि ये किसी भी तरीके से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। ये परमाणु संयंत्र इंपॉर्टेंट है, फुकुशिमा, जो जापान में स्थित है। अगला टॉपिक भारत और ईरान से संबंधित है। भारत ने ईरान के तट पर चाबहार नामक बंदर का निर्माण किया है। जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान के संबंध लगातार गहराते जा रहे हैं, चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बढ़ाया है, और पाकिस्तान में एक ग्वादर नामक बंदरगाह चाइना के द्वारा बनाया गया है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार नामक बंदरगाह स्थापित किया है। इससे भारत की मध्य एशिया में पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी और भारत को चाइना या फिर पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी कम करने का मौका मिलेगा। तो इसी में जो ये चाबहार बंदरगाह बनाया गया है, इसमें अगर किसी भी तरीके का विवाद आता है भारत और ईरान के मध्य, तो इन्होंने किसी बाहरी शक्ति को इन्वॉल्व न करते हुए आपस में ही इसको सुलझाने के लिए एक प्रोविजन, एक ये सहमति, एक समझौता किया है। अगला टॉपिक एक किताब से संबंधित है। क्रिकेट प्रशासक रहे अमित माथुर ने एक बुक लिखी है क्रिकेट पर, पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। अगला टॉपिक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या AAI
से संबंधित है। इसने क्या किया है कि इसने 19 हवाई अड्डों के जो स्ट्रक्चर हैं, जो टर्मिनल स्ट्रक्चर हैं, उनको लेकर इसने एक बुक पब्लिश की है, जिसमें इन 19 हवाई अड्डों के फ़ोटोज़ वगैरह इसमें होंगे। इस बुक का जो विमोचन किया है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसमें जितने भी एयरपोर्ट होंगे उनका स्ट्रक्चर शामिल होगा और ये कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में पेश की जाएगी। कॉफ़ी टेबल बुक उन बुकों के कहते हैं जो एक हार्ड कॉपी में होती है और लगभग इसका पेज A4 साइज़ के बराबर होता है। इसके अगले सेगमेंट में हमारे कुछ टॉपिक हैं जो क्वेश्चंस के रूप में हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है। तो इसको 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना होता है, जिससे हमारे देश में भुखमरी के केसेस, कुपोषण के केसेस कम से कम संख्या में हों। इसी के बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये घोषणा की है कि जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। और आपको शायद पता होगा कि जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर लैंड किया है इसने। ये वर्ल्ड की एक पहली इंडिया ऐसी कंट्री बनाया है जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना कोई लैंडर पहुंचाया है। ठीक है, इसी के बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम है, इसने रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत ये भारतीय नौसेना के लिए 5 जहाज का निर्माण करेगी, जिसका उपयोग जहाज़ों को ईंधन भरने के लिए, पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए, गोला बारूद और भंडार से भरने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उबले चावल पर सरकार द्वारा कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया। तो उबले चावलों पर सरकार ने 20% का टैक्स लगाया है। इससे क्या होगा कि जो घरेलू चावल हैं, जो घरेलू कीमतें हैं चावलों की, उसको नियंत्रण रख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार इस पर ड्यूटी नहीं बढ़ाती है तो निर्यात ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से घरेलू चावलों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। तो उस कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इस पर 20% का टैक्स लगाया है। लेकिन जो बंदरगाहों पर चावल पड़े हैं, उबले हुए चावल जो एक्सपोर्ट के लिए रखे गए हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, उन पर छूट दी गई है। इसके बाद अगला सवाल है आरबीआई से संबंधित, आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आरबीआई ने भी ऑफलाइन भुगतान जो लेनदेन की सीमा थी इसकी 200 रुपये से बढ़ाकर, इसकी सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किन 2 देशों के बीच सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक हुई है। देखिए, चीन से लगभग जितनी भी देश अपनी सीमा साझा करते हैं, लगभग सभी देशों के साथ उसके डिस्प्यूट रहते हैं। तो अभी जो हाल ही में एक बैठक हुई है वो चीन और भूटान के बीच में हुई है। ये बैठक चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई थी। इसमें जो भी इनके आपसी सीमा विवाद हैं उनको सुलझाने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 30 वर्षों की अवधि में 338 पक्षी प्रजातियों में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 60%। देखिए, भारत में जितने भी पक्षी प्रेमी डेटा है, जितनी भी एनजीओ ने इनके लिए काम किया है, जो भी डेटा संरक्षित किया है, तो पिछले 30 वर्षों का जो डेटा था पक्षियों से संबंधित, जब उसका अध्ययन किया गया तो उसमें से 338 प्रजातियों में से 204 प्रजातियों में गिरावट आई थी। 98 जो प्रजाति थी वो स्थिर थी और 36 प्रजातियों में वृद्धि हुई थी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस ने पोलिश महिला ईगा स्विटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये फीमेल ब्रांड एम्बेसडर है और जो मेल ब्रांड एम्बेसडर है वो टेनिस के स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, उनको इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने
दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। ये टेक्नोलॉजी जर्मनी ने विकसित की है और अभी तक इसका जो पहला एक किट है वो भारत के पुणे में इसको उपलब्ध कराया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फुजीवारा प्रभाव किससे संबंधित है? फुजीवारा एक चक्रवात है जो पश्चिमी अमेरिका में आया था, पश्चिमी अमेरिका के कैलिफोर्निया में आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर में हुई थी। इसने अमेरिका के पश्चिमी तट को काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाला था। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू।